जय हिंद। मैं ऑडिबल? जय हिंद। यार कुछ लोग मेरे बोलने से पहले ही जो आप ये मैसेज करने लगते हो कि सर आवाज नहीं आ रही। भाई बोलने तो दिया करो यार, वेट किया करो। ठीक है, थोड़ा इंतजार किया करो। टेलीग्राम तुम लोग भर देते हो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अरे भाई वेट किया करो यार। क्या किया दिन भर बालक, जरा बताइए। आज दिन भर क्या किया है? क्या रिवाइज वाइज कुछ कर रहे हो या फिर सारा रिवीजन एग्जाम के पहले ही होगा? हम्म। उस्ताद जी, यू आर नॉट लेट, मे बी योर इंटरनेट इज जस्ट इन अ डिफरेंट टाइम जोन। कहाँ से कॉपी कर रहे हो जो? मैं लेट कहाँ हूँ भाई? तुम लेट हो। सर मुझे अगर बताना है कि लास्ट टाइम जब मैं पटना गई थी तो वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था। इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा। सिद्धांत श्रीवास्तव, आप एडमिन को मैसेज कर देना। और वो फिक्स है, वो बस कुछ चीजें हैं जो हम अभी ऑब्वियसली तीन चार चार दिन लगेगा भाई। अभी तुमको 2 दिन हुआ है यार आए हुए। ओके। एक और चीज, टेंस का सोल्यूशन, टेंस के आंसर की मैं आपको भेज दूंगा। उसकी क्लास भी हम करेंगे बाद में, बट पहले मैं आपको आंसर की उसकी शेयर कर दूंगा। ठीक है। आई हैव हैड लंच इज ग्रामेटिकली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है हिमांशु जी, इट इज करेक्ट। ठीक है। सो मैं आपको भेज दूंगा उसका सोल्यूशन, मतलब उसका आंसर। ठीक है। चलो जय हिंद यार, होपफुली आप स्वस्थ होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। तो जय हिंद। एक बार जरा मैं इंश्योर कर लूं सैनिक स्कूल वाले क्लास में है क्या। ये इंश्योर करना सैनिक स्कूल वाले क्लास में है क्या, और उन्होंने कल ये बायो क्लास देखी थी क्या? ओके। सो सब्जियां लगाने के लिए खेत साफ कर रहे थे। ओके। और रिवीजन के साथ यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो। ओके। ओके। मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे से आपका ऐप एकदम फिक्स हो जाएगा। ठीक है। वो अभी कुछ चीजें हैं जो हम फिक्स कर रहे हैं, स्पेशली एक वॉइस वाला इशू है, इसलिए जानबूझकर हम नहीं बुलाते उसे। ठीक है। जानबूझकर हम ऐप से आपको नहीं बुला रहे हैं बिकॉज उस पर काम चल रहा है, तो वी डू नॉट वांट कि आपको कोई दिक्कत हो। ठीक। सर आपके कोर्स कुछ लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं। बस उनको आखिर एक चीज बोलना कि महंगा है। ठीक है, तो यार 200 रुपये दाम नहीं रखेंगे। और बाकी 2 दिन में तो उड़ ही जाना है। ठीक है, डोंट वरी। मैक्सिमम 2 ढाई दिन लगता है उड़ने में, चैनल किसी का ऐसे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन कर लेना। चलो शुरू करते हैं। आप पढ़ाई करो, कोई नहीं। ठीक है, वो सब देखने के लिए अलग लोग हैं। ठीक है, चलो। ओके भाई। तो देखो बहुत सिंपल है। आपने कोर्स बाई किया है, आपका दोस्त है, बगल बिठा लो। ठीक है, अपनी आईडी उसको शेयर कर लो, उसको भी पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई इशू ही नहीं। लेकिन अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो तो फिर बच्चा जी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चैनल उड़ाने में 10 मिनट लगेगा, ध्यान रखना। ओके चलो। तो तो कल हम लोग बायो पढ़ रहे थे। आज मेरा मन है कि पहले मैं आपको ये बायो खत्म कर दूं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। नहीं हाँ बिल्कुल, वीकेंड आपकी छुट्टी होगी, सैटरडे और संडे, लेकिन वी आर प्लानिंग कि कल सैटरडे को आपका मेंटर सेशन होगा, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट मेंटर्स आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो कल सबके लिए मेंटर सेशन होगा। वो आपके ग्रुप में अभी मेंटर्स ऐड हो जाएंगे आज रात तक। ठीक है, देन आपके ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेंटर सेशन में मेंटर्स आपसे बस बातचीत करेंगे। बेसिकली क्या होगा, जैसे अभी आप लोग यहाँ पर काफी सारे लोग हो। ठीक है, तो इसको हम लोग अराउंड 8-9 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे आपको। ठीक है, 8-9 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, एंड देन फिर अलग अलग मेंटर्स होंगे, वो अलग अलग टाइम पर आपसे इंटरेक्ट करेंगे कल पूरे दिन। किसी का स्लॉट हो सकता है दोपहर में हो, किसी का हो सकता है रात में हो। वो ग्रुप में आपको मालूम चल जाएगा, आपको उसके लिए किसी और को मैसेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कल आपका मेंटर सेशन होगा, एंड सुपर 100 एंड सुपर 50 का टेस्ट वो है 30 तारीख को। उसमें क्या क्या चीजें आएंगी वो भी आपको कल मालूम चल जाएगा, कल आपको बता दिया जाएगा। जीएस का मैं आपको बता दूं, जीएस में आपका सेल आएगा और टिश्यू जितना मैं पढ़ा चुका हूँ उतना आएगा। ठीक है, लेकिन उसके अलावा बाकी पूरा इंग्लिश आएगा, ये मैं सीरियस का बता रहा हूँ।
ठीक, इंग्लिश में अगेन, अब ये मत बोलना कि भैया कॉम्प्रिहेंशन तो पढ़ाया नहीं अभी ऑब्वियसली, राइट, फिर हम टेस्ट किस चीज का लेंगे भाई। ठीक है, तो इंग्लिश पूरा आपका वो पोर्शन आएगा, रीडिंग एंड वो सब। बट जीएस जानबूझकर हम नहीं पूछेंगे, बिकॉज हमें पता है कि आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो डोंट वरी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, करंट अफेयर, ये सब कुछ नहीं आएगा, सिर्फ बायो आएगा, ठीक है। लेकिन मेजर पोर्शन आपका इंग्लिश का हो। चलो शुरू करते हैं, अभी हम शांत, ये बातें आपको बता दी जाएंगी। एक बार मुझे बता दो इफ आई एम ऑडिबल यार, प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल। एम आई ऑडिबल? ठीक है, चलो भाई, ओके। तो कल हम लोग यार बायो पढ़ रहे थे, एक बार बायो हम खत्म कर देते हैं, उसके बाद फिर ना हम वापस आएंगे इस पे। देन विल स्टार्ट हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, राइट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ये होगा आज का हमारा टॉपिक। और मैंने आपसे एक बहुत सिंपल साधारण सवाल पूछा था कि अगर ही इज इन है, यहां पर इन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, राइट, और केवल 45% लोगों ने सही जवाब दिया है, और उसमें भी आधे हैं पुराने बैच के लोग, मुझे पता है। तो ये शो करता है कि आपका बेसिक कितना हिला हुआ है। आपको बस क्या लगता है कि इन आ जाएगा, इनटू आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा, भैया ये सब तो आपका प्रीपोजिशन होता है, बट ऐसा नहीं है दोस्त। ओके, ही इज इन में इन कुछ और है, और अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, ही इज इन द हाउस, ही इज इन द हाउस, यहां पर इन का पार्ट ऑफ स्पीच कुछ और होगा, यहां पर इन कुछ और है, यहां पर कुछ और। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यहां पर दिस का पार्ट ऑफ स्पीच कुछ और है। बट अगर मैं ये लिखूं, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यहां पर आपके दिस का पार्ट ऑफ स्पीच कुछ और होगा, यहां पर दिस का पार्ट ऑफ स्पीच कुछ और है, यहां पर कुछ और। तो बिफोर आई टीच यू, मैं आपको बस एक चीज यहां पे ये सिखा रहा हूं कि प्लीज वो रटने वाली चीजें साइड में रख दो, किताबी ज्ञान साइड में रख दो, स्कूल में जो सीखा है उसको साइड में रख दो, ठीक। डेफिनेटली कुछ ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर लास्ट में आई ओ एन है तो वो क्या होता है, एन ई डबल एस है तो वो क्या होता है, राइट, वो चीजें आप सीखोगे। लेकिन मैं आपको ये सिखाऊंगा मेन, बिकॉज हमारे एग्जामिनेशन में इस बार 15 सवाल आए थे। सोचो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच के 15 सवाल आए थे, 15 क्वेश्चंस आए थे आपके दोस्तों सीडीएस में, राइट, और एनडीए में भी आपके इसके सवाल आते हैं। इसलिए बहुत बेहतरीन टॉपिक है और बहुत मजा आपको आएगा। लेकिन ये पढ़ने से पहले हम एक बार पहले सेल खत्म करेंगे आज, ठीक है। तो कल हम सेल पढ़ रहे थे, जहां पर हमने देखा सेल के घर में चलेंगे हम लोग। पहले आपने सेल को बाहर से देखा, कि इस दुनिया में हर एक चीज सेल से मिलकर बनी हुई है। दो प्रकार के आपके जीव होते हैं, दो प्रकार की हमारी सेल होती है, हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, ठीक है, ये हमने कल पढ़ा हुआ था। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट हमने स्टैटिक पोर्शन कवर किए थे आपके सेल के बारे में, राइट, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमने कवर किया था सेल के बारे में। एक मिनट रुको जरा, ये सैनिक स्कूल से बात करना अथॉरिटी से कि कल गूगल फॉर्म वाला जो इशू हुआ था वो दोबारा ना हो, और ये स्लाइड्स जो है वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे उनको, ठीक है। तो बिकॉज बिना उसके बच्चे रिवाइज कैसे करेंगे, तो एक बार ना बात करता हूँ कि ये स्लाइड्स दे पाए यार, एज सुन एज पॉसिबल ग्रुप उनका फॉर्म करो, ठीक, जिससे उनका मेंटरशिप स्टार्ट हो। चलो भाई, ठीक। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमने कल पढ़ लिया था, अब मैं रिपीट नहीं करने वाला, कल मैंने आपको लास्ट में किया था पूरा अच्छे से, ठीक है। आ जाओ, पहले आज हम इसको खत्म करेंगे। तो जब हम ये पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, राइट, अब हम एक सेल के घर में चलेंगे, और जरा हम देखेंगे सेल के घर में क्या क्या मौजूद है। तो इमेजिन करो ये आपका सेल है, प्लीज आपका फोकस, अटेंशन, सब कुछ चाहिए मुझे भी यहाँ पर। दुनिया की प्रॉब्लम साइड में रख दो, ठीक है। अभी आपके जीवन में एक प्रॉब्लम होनी चाहिए कि भैया सेल मुझे समझना है, बस आ जाओ। तो ये इमेजिन करिए आपकी कोई सेल है, इमेजिन दिस इज अ सेल। अब इस सेल में अगर आप देखोगे तो यहां पर बीच में यूल फाइंड ए न्यूक्लियस, ठीक, ये पोर्शन हमारे न्यूक्लियस का होगा। ये है पोर्शन आपका बाकी का साइटोप्लाज्म का, बाकी हमारा साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। और जो इसकी बाहर की लेयर है, बाहर की जो आपकी परत है दोस्तों, दिस लेयर इज कॉल्ड आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है जी, बढ़िया, इसी को भी कॉल सेल मेम्ब्रेन, ओके। अब यहां पर पहले हम इसके बारे में जरा पढ़ रहे हैं, तो प्लीज एक चीज ध्यान रखना है, वो ध्यान क्या रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम वही होता है जो काम एक सिक्योरिटी गार्ड का होता है। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है, एंट्री अलाउ करना, राइट, कौन अंदर घुस सकता है, एग्जिट रेगुलेट करना, कौन बाहर जा सकता है,
ये सारे काम कौन देखता है? आपके सिक्योरिटी गार्ड देखता है, राइट। तो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दोस्तों, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये अलाउ करता है एंट्री या एग्जिट। ओके, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, उनमें जिनमें सेल वॉल नहीं होती। जिनमें सेल वॉल होती है उनमें सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती। ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सेल वॉल पीएम के अंदर होगी या बाहर होगी। तो सेल वॉल जो है आपकी दोस्तों सबसे बाहर होती, जिनमें प्रेजेंट होती। सब में सेल वॉल होती भी नहीं है, ठीक है। ओके, दूसरी चीज, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा होता है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल। ठीक, फ्लेक्सिबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल, इसका मतलब क्या होता है भैया? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है कि कुछ चीजों की एंट्री को अलाउ करता है, सब चीजों की एंट्री को अलाउ नहीं करता है। ओके, इट इज आपका सेलेक्टिवली परमिएबल, राइट। कुछ चीज के देखो, जैसे आपका सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, कि यार जो जिससे जान पहचान उसकी होती है उसको वो अलाउ कर देता है कि हाँ भाई आ जाओ, गेट के अंदर आ जाओ, रात के 12 बज रहे हैं तब भी अंदर आ जाओ। बट जिससे उसकी पहचान नहीं है उसको अलाउ नहीं करेगा ना। सिमिलरली हमारी बॉडी में जितने करोड़ों सेल हैं, उन सेल्स में दोस्तों यूल फाइंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो पीएम का काम ये होता है कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सबको अलाउ नहीं करता। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है किसका बना होता है, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो 52% हिस्सा होता है, 52% जो हिस्सा होता है ये प्रोटीन से बना होता है। ठीक, इसका 40% हिस्सा लिपिड होता है। लिपिड का मतलब होता है आपका एक तरह का फैट। तो 52% हिस्सा प्रोटीन होता है, 40% हिस्सा लिपिड होता है। और इसके अलावा, इन दोनों के अलावा यूल फाइंड कोलेस्ट्रॉल यहां पर, राइट। कोलेस्ट्रॉल ई होगा ना, कोलेस्ट्रॉल आपको यहां पर मिलेगा, एंड साथ में आपको कार्ब्स मिलेगा। और ये आपके सीडीएस का एक पीवाईक्यू है। अभी तक जो आपने पढ़ा होगा या क्लास 9th में आप खाली ये पढ़ते हो कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है, लेकिन एग्जैक्ट परसेंटेज पूछ लेता है तो 52% प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है प्रोटीन से बना हुआ, 40% लिपिड से बना हुआ होता है, और बाकी कोलेस्ट्रॉल एंड कार्ब्स भी होते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ओके। अब सोचो आपकी बॉडी में हर ऑर्गन में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हर ऑर्गन में सेल होगा, और हर ऑर्गन में ऑब्वियसली आपके पीएम होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यार पता है फैट बहुत पसंद है। ऑब्वियसली जो चीज जिससे बनी होती है वो चीज उसको पसंद होगी ना। तो इसको फैट बहुत पसंद होता है भाई। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जब इसको फैट पसंद होता है तो यार जब भी आप कोई ऐसी चीज खाते हो जिसमें फैट होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें शुगर होती है, राइट, उसको ये बहुत अच्छे से अंदर जाने देता है, राइट। इसीलिए जब आप अल्कोहल का सेवन करते हो, पता है, जब भी आप अल्कोहल पीते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जो आपके लीवर की सेल्स है ना, लीवर की सेल्स हैं जो लीवर में आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगी, वो क्या कहती हैं, भाई पार्टी हो रही है मस्त। वो अल्कोहल को बोलती हैं मस्त, जाओ अंदर जाओ, लीवर घूम के आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके अल्कोहल को, बिकॉज अल्कोहल में क्या होता है, शुगर ही तो है या बाकी आपके फैट वाली चीजें हैं, राइट। तो इनको आराम से वो अलाउ करता है कि जाओ भाई मस्त लीवर के अंदर घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं, घूम के आओ। इसीलिए आपके अल्कोहल हो गया या शुगर हो गया, ये ऐसी, या कार्ब्स हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके लीवर या आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती हैं। लीवर खराब काहे होता है अल्कोहल से? इसीलिए होता है क्योंकि डायरेक्ट लीवर पे उसका एक्सेस है, डायरेक्ट वहां का जो पीएम है वो नशेड़ी है, वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड है नशेड़ी है, उसको मजा आ रहा है कि हाँ भाई और पियो और पियो। समझ रहे हो? लेकिन जो ब्रेन की आपकी सेल होती है, जो ब्रेन में मौजूद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो समझदार होता है, राइट। तो जैसे ही आप अल्कोहल का सेवन करते हो, जैसे ही आप कोई ऐसी चीज खाते हो जो ब्रेन में मौजूद होती है सेल्स, वो दरवाजा अपना बंद कर लेती है, राइट। बिकॉज उनको पता है कि अगर ब्रेन में अल्कोहल चढ़ गई तो फिर तो कहानी खत्म है, ब्रेन इज द बॉस। तो ब्रेन को बचाने का पूरा काम होता है, राइट। तो ब्रेन में आपका अल्कोहल जाएगा ही नहीं, इसीलिए ब्रेन उस टाइम पे काम ही नहीं करेगा। इसीलिए किसी दिन आप गटर में पाए जाते हो, कभी सड़क में पड़े मिलोगे, कभी नाली में पड़े मिलोगे। ठीक है। और सुबह आपका देखो, ब्रेन को पता होता है उस टाइम पर, ब्रेन को बस अपने आप को बचाना होता है, पता है। जब आप अल्कोहल पी रहे हो या कुछ भी ऐसा नशा कर रहे हो, ठीक है,
नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ, इमेजिन कर लो, ठीक है। जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपके जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनको बड़ा मजा आता है, वहां के पीएम को बड़ा मजा आ रहा होता है कि अरे यार और करो और करो, इतने में कैसे रुक जाओगे, है ना, मीठा और खाओ, 2 ही लड्डू काहे खा रहे हो, एक और खाओ, है ना। बट जो आपका ब्रेन की सेल्स हैं वो एकदम अलग है, वो अपने आप को बंद कर लेंगे। आपने अल्कोहल पिया, ब्रेन अपने आप को पूरा कट ऑफ, ठीक। ब्रेन को मालूम होता है कि यार इस टाइम पर मैं नाली में पड़ा हूं, बट ब्रेन आपको नहीं बताएगा उस टाइम पर। उस टाइम पर आपको कोई चीज की समझ नहीं होगी, क्या आप बोल रहे हैं, कहाँ आप घूम रहे हैं, राइट, बिकॉज ब्रेन इज द वन हु रेगुलेट्स एवरीथिंग। ब्रेन इज द वन जो इवन आपकी वॉकिंग को रेगुलेट करता है। इसलिए आप ना सही से बोल पाएंगे, ना सही से वॉक कर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, ना आप में समझ रहेगी। लेकिन ब्रेन को मालूम होता है उस टाइम पर, ब्रेन अगले दिन आपको बताएगा, कहा भैया कल नाली में पड़े थे क्या तुम। ब्रेन आपको अगले दिन याद दिलाएगा कि हाँ कल क्या हुआ था भाई, कल कुछ किए थे क्या तुम, नाली में पड़े थे यार, सुना मैंने। समझ रहे हो? दैट इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स। ओके, समझ में आया क्या, ये बताओ पहले। अरे समझ में आया क्या? ओके, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपकी पूरी बॉडी में यूल फाइंड ऐसे, समझ गया ना, ठीक है। अब बस बस बस, मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया। इंग्लिश क्लास में इसके बात करेंगे यार, अरे अपने को जो पढ़ना है यार, ठीक है। सर अपार्ट फ्रॉम रीजनिंग इज दिस बैच एनफ फॉर एफकेट? यार भाई मैं पूरा अलग है यार, एफकेट तो पूरा, इवन जीएस भी, हाँ, ज्योग्राफी और पॉलिटी वगैरह छोड़ के, साइंस छोड़ के, उसके अलावा तो कुछ नहीं। मतलब ऑब्वियसली पूरा डिफरेंट है यार, बिकॉज वहां स्टैटिक मिलेगा आपको, यहाँ हम एप्लीकेशन बेस पढ़ते हैं आप चीज का। तो ये चीज ध्यान रखो कि यार ये पीएम का काम होता है, ठीक है, पीएम आपका ऐसे हर जगह फैला होता है। अब आते हैं एग्जाम में, ये नहीं पूछेगा, मैं स्कूल में कहानी सुना रहा था। एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में पहली बात तो ये पूछेगा कि यार जरा बताओ कितने परसेंट का होता है, तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना। उसके बाद ये फ्लेक्सिबल होता है, सेलेक्टिवली परमीबल होता है, राइट, ये चीज ध्यान रखना। और इसी के थ्रू हर चीज का ट्रांसपोर्ट होता है, इसी के थ्रू हर चीज का ट्रांसपोर्ट होगा। अगर आपको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाना है, या कहीं से कहीं भी जाना है, तो ऑब्वियसली हर जगह अगर सेल मौजूद है तो ऑब्वियसली जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, राइट, जो आपका वो होगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, भेज दो, ठीक। तो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह दोस्तों हो रहा होगा वो आपका इसी के थ्रू होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। इसीलिए हम यहां पर एक चीज और पढ़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू दोस्तों 2 प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक को वी कॉल एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड दूसरे को वी कॉल पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ध्यान सुनना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। आई एम श्योर कि यू मस्ट बी अवेयर यार कि पैसिव इनकम नाम की चीज होती है ना, जिससे मान लो आप नौकरी कर रहे हो, तो वो आपकी होगी एक्टिव इनकम। आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं 9 to 5, या बिजनेस है आपका, वो है आपकी एक्टिव इनकम। लेकिन शायद आपने अपना घर भी रेंट पर छोड़ रखा है, आपने कमरा रेंट पर खड़ा कर रखा है, राइट। तो वहां से जो आपकी इनकम आ रही होगी वो क्या है, वो एक पैसिव इनकम है। तो पैसिव इनकम का मतलब जहां पर आपके एफर्ट्स बहुत कम लग रहे हैं, जहां पर आपकी एनर्जी बहुत कम लग रही है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, राइट। सो एक्टिव, वैसे ही आपका एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये ट्रांसपोर्ट आपको कराना पड़ेगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहां पे होगी। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहां पर कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। यहां पर यू विल नॉट फाइंड, मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती एनर्जी की, अपने आप ही होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। आई एम श्योर आपने सुना होगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आपने सुना होगा, राइट। ये आपके होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब नॉर्मली आपका जो मूवमेंट होता है वो होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आपका मूवमेंट होता है।
ओके, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और जब ये पानी में होगा इसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो इसमें कोई एक्सेस एनर्जी लगनी है क्या? नहीं लगनी। ओके, बहुत सिंपल सी बात है, जो अमीर होगा वही गरीब को पैसे देगा ना। जब आपका फोन डिस्चार्ज होता है, आप मोबाइल लगाते हो चार्जिंग पे, तो उसमें होता क्या है? आपके मोबाइल फोन में इलेक्ट्रॉन्स लो होते हैं, उस स्विच में हाई होते हैं, तो वहां से आपके मोबाइल में मूवमेंट होती है और आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो सेम चीज पैसिव ट्रांसपोर्ट में होती है कि जहां पर किसी चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जब आप उसको जोड़ दोगे जहां पर कम होगा, तो ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट अपने आप हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दोस्तों इसका उल्टा होता है। आप सबके घर में आरओ होगा ना, आरओ मशीन, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आरओ में क्या होता है? आरओ में अपने आप चीजें नहीं होती ना, उसके लिए आपको बिजली चाहिए होता है, राइट, मशीन चाहिए होता है। तो आरओ में या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? मूवमेंट उल्टा होता है। यहां पर मूवमेंट आपका होता है कभी कभी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से आप जब हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, लो कंसंट्रेशन से जब आप मूवमेंट कराते हैं टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका एग्जाम्पल प्लीज ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल होता है सोडियम या पोटेशियम का पंप। जब आप सोडियम और पोटेशियम को पंप करते हो, राइट, तो उस टाइम पर ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट। या घर के लेवल पर अगर आप देखोगे, जब आप रिवर्स ऑस्मोसिस करते हो, घर में जो आपकी ऑरो मशीन होती है, जब आप उसमें ये काम करते हैं दोस्तों, तो यूल फाइंड कि वहां पर हमारा फिर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये है हमारा एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, दो तरह के ट्रांसपोर्ट्स। इनको प्लीज यहां पर ध्यान में रखें। ठीक है, अब ये जो सवाल है आपका, राइट, ये सवाल जवानों हमारे आया है सीएपीएफ में। तो यहीं पर एक चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा, सीएपीएफ पे पढ़ाऊंगा कि एक आपका एंटी पोर्ट होता है, एक सिम पोर्ट होता है, एक यूनिपोर्ट होता है। वो सीडीएस है, एनडीए लेवल का नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की नीड नहीं है, लेकिन वो सीएपीएफ लेवल में आप पढ़ेंगे हायर और चीज। ठीक है, चलो तो अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि आपका जो हमारा पीएम होता है वो किसका बना होता है, इसके थ्रू ही सब कुछ मूवमेंट होती है, राइट। दो प्रकार के मूवमेंट हो सकते हैं, एक्टिव मूवमेंट एंड पैसिव मूवमेंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ योर समथिंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट जब आपका होता है पानी का, वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब होता है, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब इसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हम सबके घरों में क्या होता है, आपने देखा होगा, रात में मम्मी पानी में किशमिश भिगो के रखती होंगी। ये देखा होगा आपने, राइट। ये मान लो पानी भरा हुआ है, अब इस पानी में मम्मी ने रात में किशमिश भिगो रखा है, या हो सकता है चना भिगो रखा हो, राजमा भिगो रखा हो। और फिर आप देखते हैं कि सुबह क्या होता है, वो पर्टिकुलर आपका जो रेजिन होता है वो फूल चुका होता है। किशमिश आप रखोगे, सुबह देखोगे किशमिश फूल चुका है। तो एग्जैक्टली होता क्या है? ऑस्मोसिस हो जाता है। ऑस्मोसिस हो जाता है जवानों, इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो होता यह है कि जो कंसंट्रेशन पानी का है वो बाहर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपके जो रेजिन आपने डाल रखा है, एज कंपेयर टू जो आपने किशमिश डाल रखा है। किशमिश के अंदर पानी कम होगा, बाहर सराउंडिंग में पानी ज्यादा होगा। तो जो पानी का मूवमेंट है वो कहां से कहां होगा? बाहर से अंदर की तरफ होगा। यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ होगा, राइट। और आपका जो सेल है वो फूल जाएगा। ठीक, यानी जो आपकी किशमिश है वो फूल जाएगी। सेल स्वेल्स अप या इट विल गेन वाटर, इट विल गेन वाटर। ठीक है, इट विल गेन वाटर, ये चीज ध्यान रखना। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक सोल्यूशन का नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो कोई पूछे हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, तो ये आपका ऐसा सोल्यूशन है जिसमें जो मीडियम है सराउंडिंग सेल में, लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, एक काम करता हूं लिख दे रहा हूं, राइट। एक, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बस समझ तो लेते हैं लेकिन फिर उनको होता है कि भैया रिवाइज हम कैसे करें, है ना। कोई बात नहीं, मैं अभी लिख दिया करूंगा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज आपको और दिखानी थी।
इसमें मैं अभी वापस आऊंगा, मैं रिपीट भी करूंगा। मुझे आपको ये स्लाइड दिखानी थी, एक बार स्लाइड आप देखो। पूरी स्लाइड एज आई टोल्ड यू कि हर एक चीज की स्लाइड आपकी पूरी न्यू बन रही है, ठीक है। और ऑब्वियसली हर एक चीज मैं ड्रॉ करके पढ़ाऊंगा। और ज्योग्राफी में तो आपको और मजा आएगा, पूरा मैप से लेकर सारे फिनोमेना, वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, मास वेस्टिंग क्या होता है, पानी कैसे ऊपर नीचे मूव कर रहा है, एनिमेशन से हर एक चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा ड्रॉ करके। लेकिन उसके साथ साथ स्लाइड भी रहेगी, जिससे क्या होगा ना, जिससे यहीं पर बीच में ब्लैंक पेजेस होंगे, ठीक है, जिसमें मैं ड्रॉ करूंगा, एंड स्लाइड भी होगी आपके लिए, जिसमें आप, जिसके थ्रू आप ना रिवाइज कर पाओगे बढ़िया से, राइट। कि मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ ड्रॉ करके, लेकिन उसके साथ में अगर कभी आपका मन हुआ, जैसे यहाँ मैं ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूंगा, भैया जी क्या होता है आपका, कौन सी चीज क्या है कैसे है, ठीक है, वो मैं करूंगा। लेकिन उसके अलावा आपके कुछ पॉइंट्स भी होंगे, राइट, बीच में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, जिससे आपके थोड़ा और आसान हो जाएगा। ये देखो पूरी न्यू स्लाइड है, जो आपकी ऐसे बन रही है। पीछे आपको करोड़ों स्टार्स दिख रहे होंगे इस स्लाइड में, सोलर रेडिएशन, ठीक है। इसमें आपसे क्या एक्सपेक्टेड है वो सब भी लिखा हुआ है, आपको क्या चीज आनी आ जानी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। और ये मैं बीच में यहाँ ब्लैंक पेज अभी लगेगा, ठीक है, ब्लैंक पेज लगा नहीं है, तो मैं हर एक चीज ड्रॉ करके ही पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके साथ में ऐसी चीजें भी होंगी, क्योंकि बिना फोटो के आपको मजा कम आता होगा, है ना, तो ये सब कुछ भी होगा, ठीक है। अभी जो न्यू स्लाइड्स बना रहे हैं उसमें यूल फाइंड एवरी थिंग, ऐसी चीज। हाँ भाई, अच्छी लग रही है। बस इतना सा। चलो आज, अरे बायो की नीड नहीं है, बायो में क्या तुम देखोगे भाई। शराब पीते हो क्या क्या भाई, पानी। शिवम, मेरे फादर टीचर थे यार, तो बचपन में पता है गांव में देयर वाज अ क्लियर डिस्टिंक्शन कि कौन खराब बच्चे हैं कौन अच्छे बच्चे हैं, राइट। मैं बचपन में इसलिए मार खाया हूँ कि मैं शाम को खेलने जाता था, और उस खेलने में कुछ ऐसे बच्चे भी आते थे जो नशे करते थे। तो फगेट नशे, इवन साथ में बैठने पर भी इतना मार खाया हूँ। और मार का मतलब वो आज जिंजी वाला मार नहीं, इतना मार खाया हूँ कि हल्दी लगती थी, हर हफ्ते एक बार हल्दी लगती ही थी। बाबा मेरे मारते थे केवल इसलिए कि मैं साइकिल लेकर उनके चला जाता था, साइकिल चलाने, इसलिए मार खाया हूँ। तो कुछ पर्क्स होते हैं व्हेन यू कम फ्रॉम बिकॉज माय फादर वाज टीचर, ठीक है। कुछ पर्क्स होते हैं उसके, लेकिन नेगेटिव्स ये होते हैं कि डिसिप्लिन आप डे वन से सीखते हो यार। तो यार नशे की आदत लग नहीं पाई यार, और उसके बाद कॉलेज में गया नहीं। मतलब कॉलेज मेरा पता है वो वाला था, वो कॉलेज आपने देखा है, एक वो कॉलेज नहीं होता जिसमें बोलते हैं कि बेटा तुम कुछ नहीं करोगे जीवन में, तुम्हें इस वाले कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। देखा है, गांव में होता है कॉलेज। हाँ, मेरा वही कॉलेज था। लेकिन मेरा एडमिशन वहां इसलिए नहीं हुआ था कि मैं कुछ कर नहीं पाया जिंदगी में, मेरा इसलिए हुआ था बिकॉज हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे यार। बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर उस टाइम पे ना, तो किसी और कॉलेज की फीस हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते। आई वॉज गेटिंग ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर उस टाइम पर, जेई मेन के मार्क्स के थ्रू। बट यार उसकी फीस हम पे नहीं कर पाते, तो बीए किया मैंने। और ऐसा कॉलेज था यार ना, ऐसा कॉलेज था भाई कि उसमें मैं जो पढ़ता था वो बाकी लोग छोड़ो, मतलब मैं कहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये बातें मैं उतनी करता नहीं हूँ, कहीं मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे भाई खरीद तो मैं पूरी तुम्हारी क्या बोलूं ब्रांड लूं, जो आप सो कॉल्ड बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम लेते होंगे आप, ठीक है। बट यार वो आदत लग नहीं पाई यार, थैंकफुली। तो नहीं यार, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो आज, ओके। तो भाई हाइपोटोनिक सोल्यूशन और ये आपका सेल सेल, ये एक चीज प्लीज ध्यान रखना। तो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा था कि हाँ, मजा आएगा ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे। पहले हम साइंस खत्म करेंगे, उसके बाद फिर अराउंड दिसंबर के महीने में, नवंबर मिड से हम पढ़ रहे होंगे अपना ज्योग्राफी, ठीक है, बायो खत्म, केमिस्ट्री खत्म करने के बाद। चलो आ जाओ। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या था, बहुत ध्यान से देखना। तो आपका इसमें ये होता है कि जो मीडियम होता है, द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन हायर होता है एज कंपेयर टू उसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, मतलब आप इमेजिन करो, मम्मी को बताना कि मम्मी ऐसा क्यों होता है। तो मम्मी ने पानी में क्या रखा, किशमिश रखा, पानी में रखा राजमा हो सकता है, या छोले रखे, और सुबह आप देखते होंगे कि बस वो फूल जाते हैं थोड़े से,
तो उसमें होता यह है कि बाहर पानी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपका राजमा या बाकी चीजें। तो बाहर से पानी उस राजमा में या उसमें आपका चला जाता है। ठीक है, इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आपका हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब इसी का उल्टा होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। वो क्या होता है भैया, ये हम ऑस्मोसिस के टाइप्स देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड इज हाइपरटोनिक। ठीक, हाइपरटोनिक में क्या होगा, अब हाइपरटोनिक में आपने जो चीज रखी है, राइट, इसमें इसको आप प्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हो, या प्लाज्मोलाइसिस इसमें सेल का हो जाता है, इसमें सेल का हो जाता है प्लाज्मोलाइसिस। अब जो किशमिश आपकी अगर फूली है, उसको अगर आप शहद में डाल दो, ओके, जो किशमिश आपकी फूली है उसको अगर आप शहद में डाल दोगे तो क्या होगा, क्या होगा भैया, उसमें यही होगा कि आपका बेसिकली जो कंसंट्रेशन है, राइट, किशमिश के अंदर पानी का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हनी। तो पानी जो होगा वो किशमिश के अंदर से बाहर चला जाएगा, और जो आपकी किशमिश है वो सिकुड़ जाएगी। तो यहां पर जो आपकी सेल होगी, इट विल लूज वाटर, पानी को लूज कर देगी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, कि जो भी आपका किशमिश वगैरह है, अगर आप उसको शहद में रख दो, बिकॉज शहद में पानी का कंसंट्रेशन कम होगा एज कंपेयर टू किशमिश, तो किशमिश के अंदर का पानी बाहर चला जाएगा। तो जब सेल के अंदर से पानी बाहर जाएगा, इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हैं जवानों प्लाज्मोलाइसिस या हाइपरटोनिक सोल्यूशन। या सेल यहां पर सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा और पानी लूज कर देगा। तीसरा आता है आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों कुछ नहीं होता, नो मूवमेंट, सेल सेम रहता है। ऐसा क्यों रहता है, बिकॉज जो कंसंट्रेशन है, राइट, जो आपका कंसंट्रेशन है दोस्तों, वो अंदर और बाहर सेम होता है पानी का। सेल के अंदर जो आपने रखा या बाहर, वो सब कुछ सेम होता है। ऐसे चीजों को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो मैंने आपको ये पढ़ाया कि ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों। ऑस्मोसिस वर्ड का मतलब ये होता है, ऑस्मोसिस की मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर में जब मूवमेंट होती है, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर, ओके। अब तीन सोल्यूशन हमने पढ़े कि यार एक होता है हाइपोटोनिक, एक हाइपरटोनिक और एक आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि यहां पर मान लो पानी में आपने कोई चीज डाली, तो बाहर पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो बाहर से पानी उसके अंदर मूव कर जाएगा और वो चीज फूल जाएगी। ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। हाइपर इसका उल्टा होगा, और आइसो में कुछ नहीं होता, बिकॉज कंसंट्रेशन बराबर होता है अंदर भी बाहर। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक। बट यहां पर एक चीज है जो आपको नहीं आती, और वो मैं आपको सवाल देके बताता हूं क्या आपको नहीं आती। मुझे बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखो एग्जाम में कंफ्यूज कैसे करें, इज करेक्ट। इनमें से दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा है। पहला, ऑस्मोसिस इज मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट थ्रू selectively permeable membrane, सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है भाई, ये पहला स्टेटमेंट है, पढ़ो ध्यान से। दूसरा स्टेटमेंट, ऑस्मोसिस इज मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट थ्रू फुल्ली परमीबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तीसरा,
ऑस्मोसिस इज मूवमेंट फ्रॉम, बस करूं क्या, आंसर मिल गया क्या? चलो दो और। ऑस्मोसिस इज मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट थ्रू सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। परमीबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और चौथा ऑप्शन सेम है, बस लास्ट में चेंज कर लेना, जहां सेलेक्टिवली है वहां पर फुल्ली कर लेना। चलो, पोल दे रहा हूं, आपको बताना है इनमें चारों में सही कौन सा है। सोच लो, पहले पढ़ लो ध्यान से। सोचिए जरा, देखते हैं कितना आपको आता है। भाई ये सब पता है, क्लास 7th 8th 9th में पढ़ाते हैं, पर हम लोग कभी पढ़ते नहीं है आता। देखो, तो पहले जरा मैं शेयर कर दूं रिजल्ट। 69% लोगों ने बोला है इसका आंसर ए होगा, 19% ने बोला है बी होगा, 12% ने बोला है सी होगा, और 1% है जिन्होंने डी बोला है। ठीक। तुम्हें क्या लगता है, अगर ये सवाल इतना आसान होता तो मैं इतना बड़ा बड़ा लिखता? ठीक है। तो केवल 12% का आंसर सही है। पहले मैं दिखाता हूं, पहले दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कैसे करते। यहां पर लिखा है फुल्ली परमिएबल, और लास्ट वाले में भी लिखा है फुल्ली परमिएबल। तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। बोलो हाँ, राइट। तो भाई सेलेक्टिवली परमिएबल होगा, या उसको आप सेमी परमिएबल भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों बात। लेकिन फुल्ली परमिएबल नहीं होगा। तो दो ऑप्शन आपके चले गए, अब बचे दो ऑप्शन। ऑस्मोसिस क्या मूवमेंट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, या फिर ऑस्मोसिस मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस पूछ रहा हूं, ध्यान रखना, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं। बट एक चीज मैंने यहां पर खेल ये किया है कि मैंने आगे सल्यूट लिखा है, मैंने पानी नहीं लिखा, या मैंने सॉल्वेंट नहीं लिखा। इससे क्या चेंज हुआ, लेट मी एक्सप्लेन। उसके लिए पहले मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि सल्यूट का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इमेजिन करो मैं आपके घर आता हूं, आप मुझे नींबू पानी पिलाते हैं, ठीक है, या शरबत पिलाते हैं मान। तो ये पानी है। तो पानी दोस्तों आपका है सॉल्वेंट। पानी में आपने डाला है चीनी, 2 चम्मच चीनी डाला आपने, शुगर। तो जो चीज आप डालते हो उसको हम बोलते हैं सल्यूट। तो शुगर आपका सल्यूट है, एंड पानी आपका दोस्तों सॉल्वेंट है, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सल्यूशन। तो सल्यूट, सॉल्वेंट और सल्यूशन में डिफरेंस ये होता है। ठीक, अब ध्यान सुनना। जब मैंने ये बोला कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट
ऑफ समथिंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वहां पर मेरा मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। बिल्कुल सही है। अगर वहां पे लिखा होता हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां से मूवमेंट होगी टुवर्ड्स जहां पर पानी कम होगा, बिल्कुल सही है। इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन जब आप इसको सल्यूट के फॉर्म में लिख रहे होंगे, बहुत कॉमन सेंस है, जहां पर सल्यूट कम होगा वहीं पर सॉल्वेंट ज्यादा होगा ना, जहां पर चीनी कम होगा वहीं पर पानी ज्यादा होगा ना, राइट। इसीलिए ऑस्मोसिस जो होता है, अगर आप सल्यूट के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ऑस्मोसिस इज मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। सल्यूट जहां कम होगा वहां से मूवमेंट होती है, सल्यूट जहां ज्यादा होगा वहां पर। क्यों भैया? क्योंकि दोस्त सल्यूट जहां कम होगा वहां पर पानी ज्यादा होगा ना, और आपको पता है ऑस्मोसिस इज ऑल अबाउट ज्यादा पानी से कम पानी में मूवमेंट। तो ज्यादा पानी होने के लिए आपको सल्यूट कम चाहिए ना भाई। तो ये कभी कभी खेल हो जाता है। इसका आंसर सी है, ठीक है। तो ये ध्यान सुनना कि सल्यूट लिखा हुआ था, पानी मेंशन नहीं था, ठीक है। सल्यूट का मतलब ये होता है कि पानी में जो भी आप कुछ घोल रहे होते हैं उसको सल्यूट बोलते हैं। तो जहां पर सल्यूट कम होगा वहां पर पानी ज्यादा होगा, और ऑस्मोसिस होता है ज्यादा पानी से कम पानी में मूवमेंट। ओके। तो पहला वाला रॉन्ग क्यों है? बिकॉज यहां पर सल्यूट लिखा है, जहां सल्यूट ज्यादा होगा वहां पानी कम होगा, और कम पानी से ज्यादा पानी मूवमेंट नहीं होती, वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर आपसे पूछता व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में कौन से करेक्ट है, तब आंसर आपका फर्स्ट था, बट ऑस्मोसिस के बारे में थर्ड। तो ये एक चीज ध्यान रखना कि ऑस्मोसिस क्या होता है। आप दो तरीके से लिख सकते हो। अगर आप सल्यूट के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो यू कैन राइट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। लेकिन अगर आप पानी के रिस्पेक्ट में बात करोगे या सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ये कैसे होगा? हायर कंसंट्रेशन ऑफ पानी से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पानी। तो दोस्तों ये दोनों चीज कृपया ध्यान रखें। ये चीज में लोग कंफ्यूज होते हैं और एग्जामिनर आपको ऐसे ही कंफ्यूज करेगा। चलो ग्रेट। तो ये था दोस्तों हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जी, जिनके बारे में आपने देखा कि इसके थ्रू मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, ये चीज जवानों हमने पढ़ी। अब हम घर के अंदर चलेंगे, ठीक। घर के बाहर हमने देखा कि घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, और सिक्योरिटी गार्ड के बारे में हमने पढ़ाई। अब फिर हमें देखने को मिला कि यार कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड रखा है। कुछ लोगों ने दो दो सिक्योरिटी गार्ड रखा है, यानी कुछ लोगों के पास सेल वॉल भी होती है। ये क्या है भैया? तो अगर ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये न्यूक्लियस था, तो इसके बाहर यू विल फाइंड सेल वॉल। दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। तो दोस्तों जो आपके सेल वॉल होती है, अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो पहली बात तो प्लीज ध्यान रखना कि सेल वॉल हम में नहीं होती, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल। हम लोगों के अंदर सेल वॉल नहीं मिलती हमें, ठीक है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। किन में होती है मैं लिख दे रहा हूं। पहला आपका हो गया बैक्टीरिया, राइट। दूसरा आपका हो गया प्लांट्स, तीसरा हो गया फंजाई, एंड देन वी हैव एल्गी। ओके। अब एक सवाल यहां पे बनता है कि किसका सेल वॉल किसका बना होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, जरा बताओ मुझे जल्दी से। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है जवान? सर क्या हम कह सकते हैं ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का एक टाइप है? बिल्कुल अक्षित यार। अक्षित तुम वही वाले अक्षित हो क्या, लास्ट बैच वाले? पेप्टिडोग्लाइकन की। ओके, ठीक है जी। पेप्टिडोग्लाइकन। लिग्निन की नहीं यार, लिग्निन अलग चीज होती है भाई, ठीक है। सो बैक्टीरिया का जो हमारा बना होता है सेल वॉल, वो बना होता है पेप्टिडो ग्लाइकन। और अगर सच में आपको यहाँ पर मेसोजोम, राइट, यहाँ पर अगर आप बाकी चीज रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में, ग्लाइकोकैलिक्स, तो फिर आपकी पढ़ाई बेकार। तो लास्ट क्लास की चीजें रिकॉल भी किया करो, ठीक है। उसके बाद भी आप प्लांट्स, प्लांट्स में यूल फाइंड क्या, प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा कि सेलुलोज हमारा होता है,
सेलुलोज की से बनी होती हैं आपकी चीजें, ठीक। आपकी प्लांट्स में पैक्टिन से बनी होती हैं, पैक्टिन से बनी होती हैं, प्रोटीन से बनी होती हैं, ठीक। इसके अलावा फंजाई में you'll find की चितिन से बनी होती है, और एल्गी में बनी होती है अगेन सेलुलोज से। इसमें सेलुलोज होता है, गैलेक्टन्स होता है, गैलेक्टन्स, मनाज होता है, ठीक है। याद रखना पड़ेगा। तो ये मेनली इन चार चीजों में यूल फाइंड सेल वॉल। इंसानों में सेल वॉल नहीं होती, या एनिमल्स में सेल वॉल नहीं मिलेगी। इन चार चीजों में यूल फाइंड सेल वॉल, और कौन किसका बना होता है ये एक चीज भी ध्यान रखें, ठीक है। चलो, अब फाइनली वो घड़ी आ गई है जब हम सेल के घर के अंदर जाएंगे। तो भाई सेल के बाहर हमें दो दो सिक्योरिटी गार्ड से हमने मुलाकात की, उनके बारे में हमने पढ़ाई कर लिया, पीएम के बारे में पढ़ा हमने, सेल वॉल के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। अब हम घर के अंदर जाएंगे, और घर के अंदर यूल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट लोग आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जरा मैं इसके लिए एक और पीडीएफ लेता हूं, बिकॉज ये भर गई है, ये रही, ठीक है। इसी में मैं लिख दे रहा हूँ, चलो इसी में लिख दे रहा हूँ, ठीक। ओके, तो भाई इसमें क्या होगा आपका, जैसे हम घर के अंदर जाएंगे, ये घर है, दिस वाज हमारा ईआर, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे ही जवानों हम लोग घर के अंदर जाएंगे, घर के अंदर का मतलब ये जो हिस्सा है अंदर का फ्लूइड हिस्सा, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म हमारा, ठीक। ओके जी। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है, कि साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे हम जाएंगे, यहां पर यूल फाइंड आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स। अब घर के मेंबर से हम लोग मिलेंगे। सबसे पहले यहां पर हमें मिला एक घर का बड़ा आदमी, जिसका नाम है ईआर। इसको हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम, ठीक है। इसको हम ईआर कहते हैं, राइट। तो घर के अंदर जाने पर सबसे पहले हमको ईआर मिल गया, ईआर से हमने बातचीत शुरू की, तो हमें मालूम चला कि ईआर का मेन काम क्या होता है। ईआर का मेन काम होता है चीजों को ट्रांसपोर्ट करना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। मतलब ये आपका न्यूक्लियस है और ये पूरा साइटोप्लाज्म है, तो यहां पर आपस में ट्रांसपोर्टेशन करता है आपका कौन, ईआर। तो ईआर का खुद का मेन काम है ट्रांसपोर्ट करना। अब बस आपको देखना है कि किसका क्या काम होता है, कौन क्या बनाता है, और एग्जाम में बस यही सवाल आता है। तो ईआर का मेन काम है ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म, आपके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा दोस्तों, ईआर करेगा, पहली बात। दूसरा, ये कैसा दिखने में होता है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, इट हैज लार्ज नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स की हमारी लार्ज नेटवर्क्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े आपके नेटवर्क के फॉर्म में आपके इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, कि जो आपका ईआर है उसके दो बच्चे हैं, ईआर की दो संतानें हैं। एक का नाम है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप आरईआर कहते हो। दूसरे का नाम है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप एसईआर कहते हो। सो आरईआर एंड एसईआर हमारे पास यहां पर देखने को मिलता है, ध्यान सुनते जाओ, ठीक है। तो ईआर के दो बच्चे, ईआर से हम लोग बात कर रहे थे, तो उसने बताया भैया हमारे दो बच्चे हैं। एक बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा अच्छा है, ये मैन्युफैक्चर करता है प्रोटीन वगैरह, ये प्रोटीन सॉरी फैट को और लिपिड को मैन्युफैक्चर करता है। सो एसईआर आपके फैट और लिपिड को मैन्युफैक्चर करता है। ये आपकी बॉडी में जो भी पॉइजन या ड्रग्स वगैरह होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये डिटॉक्सिफाई करेगा पॉइजन्स को एंड ड्रग्स को आपकी बॉडी, कौन, एसईआर, ठीक है भैया। लेकिन जो दूसरा संतान है ईआर का, आरईआर, ये रफ होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो बहुत ही रफ रफ दिखेगा। अब ये रफ क्यों दिखता है, बिकॉज इसकी दोस्ती है राइबोसोम से, वही राइबोसोम जो आपको यूकैरियोट्स में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों दिखता है, बिकॉज राइबोसोम अटैच जो होता है, राइट। ये रफ क्यों है, ये रफ इसलिए है बिकॉज इसमें
राइबोसोम अटैच्ड होता है, ध्यान रखना। और राइबोसोम करता क्या है भैया? तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। तो ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, सिंथेसिस करता है प्रोटीन का। कौन? आपका राइबोसोम भैया हमारे। तो राइबोसोम जी आपके बनाते हैं दोस्तों प्रोटीन, ये बात ध्यान रखना। और ऑल्सो ध्यान रखना, राइबोसोम आपको मिलेगा यूकैरियोट्स में भी एंड ऑल्सो इन प्रोकैरियोट्स, दोनों में दोस्तों you'll फाइंड राइबोसोम हमारा। ठीक है जी, ओके। जॉर्ज पलेडे साहब थे, इन्होंने खोज की थी राइबोसोम की। ओके, ध्यान रखना। तो भाई राइबोसोम हमारे होते हैं, राइट, जिसमें ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखना। तो ये दो बच्चे थे, आर्य और एसईआर। एसईआर का काम क्या था, आर्यर का काम क्या था, दोनों आपने देखा। अब एक चीज और देखना कि जो आपके हमारे राइबोसोम है, उनका साइज जो होता है वो आप एक यूनिट हमारी होती है उससे आप मेजर करते हो। मैंने आपको बताया कि यार यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में आपको मिलेगा राइबोसोम। डिफरेंस क्या है? जो आपका यूकैरियोटिक राइबोसोम है, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो हमारा है, इसका साइज होता है 80s। ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, इसका साइज होता है 70s। एस क्या होता है भैया? तो यार एस आपका एक होता है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट को हम एस एस से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज होता है 80s, प्रोकैरियोटिक वाले का साइज होता है 70s। ये इनकी यूनिट है, और इसमें सब यूनिट भी होती है, 60s और 40s। इसकी सब यूनिट होती हैं आपकी 50s और 30s। नहीं समझ में आया होगा, है ना? आई नो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज प्लीज ध्यान रखना, हर राइबोसोम के पास दो सब यूनिट होती है। ईच राइबोसोम, थोड़ा ये हाई लेवल है बट कोई बात नहीं, दो सब यूनिट। अब ध्यान से सुनना दोबारा, ठीक है? तो मेरे भाई, हमने बाहर बाहर की चीजें पढ़ ली थी, अब हम घर के अंदर जब जा रहे हैं, तो घर के अंदर हमें सबसे पहले देखने को कौन मिला? सबसे पहले आपको मिला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हमने देखा कि यार उसका खुद का काम क्या है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के बीच में चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, ये काम होता है ईआर भैया का हमारे। ठीक है, ईआर के दो बच्चे हैं, आरईआर और एसईआर। आरईआर रफ दिखता है बाय, ये सवाल आया हुआ है कि अंडर माइक्रोस्कोप आपको आरईआर रफ क्यों दिखेगा? बिकॉज आपका राइबोसोम अटैच होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। एसईआर का काम क्या होता है? फैट को और लिपिड को बनाना। और आरईआर जो बनाता है प्रोटीन, एसईआर जो बनाता है फैट या लिपिड, इन्हीं दोनों से मिलकर बना होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपने पढ़ा था स्टार्टिंग। तो आरईआर का काम, एसईआर का काम, दोनों का काम याद रखना। अब एक चीज मैंने आपको और पढ़ाई थी कि यार प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता सिवाय राइबोसोम के। तो राइबोसोम दोनों में आपको मिलेगा। डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों के साइज में अंतर होता है। एस से हम साइज या उसके यूनिट को डिनोट करते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट हम बोलते हैं। तो यू कैरोट वाला आपका होता है 80s का, प्रो वाला होता है 70s का। ये उसके सब यूनिट्स हैं, ये भी आप याद कर लेना। कभी कभी पूछ लेगा कि यूकैरियोटिक राइबोसोम के सब यूनिट्स कौन कौन से, या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के सब यूनिट्स हमारे कौन कौन से। ठीक है जी, तो ये था आपका राइबोसोम जी के बारे में हमारी पूरी कार्रवाई, पूरी कहानी, और आपका ईआर डन। तो हम लोग एक सदस्य से बात कर लिया। ठीक, अब हम थोड़ी दूर और आगे जाएंगे, तो हमें यहाँ सिस्टम के फॉर्म में एक और भाई साहब मिल गए, जिनका नाम है गोल्जी अपैरेटस। सो जरा उनसे बात करते हैं आज। तो हमने बात किया दोस्तों गोल्जी अपैरेटस जी से, जिनको आप गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हो। ठीक, सो गोल्जी अपैरेटस, पहली बात तो आपके हमारे इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये आपके पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये आपके पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, पैरेलल टू ईच अदर, सिस्टम्स के फॉर्म में होता है।
एग्जाम में बनाने को नहीं आएगा, पूछेगा। सिस्टम्स के फॉर्म में होते हैं, पैरेलल होते हैं। ओके, ध्यान रखना। गोल्जी अपर्चस का दोस्तों मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है चीजों को स्टोर करने का। चीजों को ये स्टोर करते हैं, स्टोरेज का मेन काम होता है। इनका मेन काम होता है मॉडिफिकेशन का। ठीक है, इनका मेन काम होता है पैकेजिंग का। तो जो काम ईआर करता है वही सेम काम ये भी तो कर रहे हैं। ईआर भी तो आपके चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गोल्जी अपर्चस के पास गोडाउन भी है, तो ये चीजों को स्टोर भी करते हैं, ये चीजों को मॉडिफाई भी करते हैं, पैकेजिंग भी करते हैं। ठीक है, तो ये काम है गोल्जी अपर्चस का। अब एक ध्यान सुनना, गोल्जी अपर्चस का मेन काम एक और क्या होता है कि ये सिंपल शुगर को कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स में, ना कि वाइसे वर्सा। बहुत लोग को लगता है कि हम कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक करेंगे, बट नहीं, ब्रेक डाउन नहीं करते। ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स में बदल देते हैं। तो सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में बदलने का काम किसका होता है? गोल्जी भैया का होता है। ठीक। गोल्जी अपर्चस एक और महान काम करते हैं, ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प कौन करता है? हमारा गोल्जी अपर्चस। तो लाइसोसोम क्या होता है भैया? व्हाट इज लाइसोसोम? ध्यान रखिए, लाइसोसोम को हम कहते हैं प्यार से सुसाइड बैग ऑफ द सेल। 56 बार तुम्हारे एग्जाम में सवाल आ चुका है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है जी। तो ये काम है लाइसोसोम का, सुसाइड बैग ऑफ द सेल हमारा इसको दोस्तों हम बोलते हैं। ओके। और इसके बारे में एक और खास बात क्या है कि लाइसोसोम जो आपका होता है ना भाई, जो आपका लाइसोसोम है, इसके पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। इट हैज अ डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक। अब ध्यान रखना कि जो इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, वो कौन बनाकर देता है? तो वो बनाकर देता है आरईआर। इट इज मेड बाई आरईआर। और डाइजेस्टिव एंजाइम होने का फायदा क्या है? तो इसका मेन काम ही ये होता है कि जो इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो भी आपके बॉडी में फॉरेन मटेरियल घुसेगा, बैक्टीरिया से लेकर कुछ और, जो भी फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी में घुसता है, उसको ये खा डालेगा। ठीक है, जितने भी फॉरेन मटेरियल होंगे, राइट, उसको ये खा डालेगा। जैसे आपका लाइपेज हो गया, है ना, कार्ब्स हो गए, राइट, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गया, या मान लो प्रोटीज एक चीज होती है वो हो गया। इन सभी चीजों को बहुत आराम से डाइजेस्ट कर सकता है आपका लाइसोसोम। ठीक है, लेट मी रिपीट। तो ईआर पढ़ने के बाद, ईआर के दोनों बच्चों से मिलने के बाद हम लोग गोल्जी अपर्चस से मिले। उसका खुद का काम क्या होता है? चीजों को स्टोर करना, मॉडिफाई करना, मैन्युफैक्चर करना या ट्रांसपोर्ट करना। ठीक। ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है, ये लाइसोसोम को बनाने में हेल्प करता है। लाइसोसोम जो जिसको हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, उसका मेन काम ही क्या होता है कि वो चीजों को खा डालता है। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि उसको हम क्यों बोलते हैं सुसाइड बैग? क्योंकि भाई वो खाते खाते कभी कभी खुद को खा डालता है। ठीक है, कभी कभी खुद को भी खा डालेगा, वो खुद को ही खत्म कर लेगा, इसलिए उसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल, खुद फट जाएगा। ठीक है, तो वो फॉरेन मटेरियल को बिल्कुल खा डालेगा जो आपकी बॉडी में एंटर करेगा। ये काम होता है लाइसोसोम जी का हमारा। ठीक। बस, तो आपने 3 सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ा, ईआर, गोल्जी अपर्चस और लाइसोसोम। फिर हम घर के और सदस्य के पास गए और हमें यहां पर फिर देखने को मिलता है एक वैक्यूल। बहुत बड़ा स्पेस लिया था इसने, क्योंकि ये प्लांट सेल था। ठीक। तो हम मिले फिर वैक्यूल से। चलो मिलवाते हूं आपको मैं वैक्यूल से। अगला नंबर आता है हमारे सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल जी बड़े प्यारे सेल ऑर्गेनल हैं। इनके बारे में खास बात क्या है कि ये आपके प्लांट्स में बहुत बड़े होते हैं, एनिमल में बहुत छोटे होंगे। तो वैक्यूल्स जो होता है दोस्तों, एनिमल सेल में बहुत छोटा होगा, स्मॉल होगा, लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़ा होगा। ओके, प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं, समझ रहे हो? राइट, एनिमल सेल में छोटे होंगे, प्लांट सेल में बहुत बड़े होंगे। कितने बड़े? इतने बड़े कि प्लांट सेल का लगभग 90% हिस्सा, 90% एरिया प्लांट का वैक्यूल ही कवर कर लेते हैं। सोचो, राइट, वैक्यूल ही कवर कर लेते हैं आपकी।
ओके, चलो ध्यान रखना। वैक्यूल के बाहर एक सिंगल लेयर होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है आउटसाइड योर वैक्यूल। अभी मैं लिख दूंगा किसके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन, किसके बाहर डबल मेम्ब्रेन, सब मैं लिख दूंगा। एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है आउटसाइड वैक्यूल, वैक्यूल के बाहर, ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्या, टोनोप्लास्ट। इट्स कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो क्या पूछे एग्जाम में टोनोप्लास्ट क्या होता है, तो जैसे आपने सेल बनाया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये ईआर हो गया, ये गोल्जी अपेरचस हो गया, ये बहुत बड़ा होता है आपका वैक्यूल। तो इसी वैक्यूल के बाहर एक परत होती है जिसको आप टोनोप्लास्ट बोलते हो, दिस इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और एक बार सीरियस में ऐसे डायग्राम आया था और बोला गया था कि जरा पहचानो, कि जरा ये ऐसे यहाँ पर 1 2 3 लिखा था, यहाँ 1 लिखा था, यहाँ 2 लिखा था, यहाँ 3 लिखा था, यहाँ 4 लिखा था, और पहचानना था हमें कि कौन क्या है। इसीलिए मैं ड्रॉ करके पढ़ा रहा हूँ, बड़ा आसान है पहचानना। तो वैक्यूल बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल में, बहुत बड़ा। और इसके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक। मेन काम क्या होता है, चीजों को स्टोर करना। ये स्टोरेज सैक होता है आपके, ये सॉलिड और लिक्विड चीजों को स्टोर करता है सेल के अंदर, ठीक। इसके अलावा इसका एक और काम क्या होता है कि आपके प्लांट्स में खासकर ये प्रोवाइड करता है आपकी रिजिडिटी। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, प्लांट को टफ बनाता है, ठीक है। ये काम हमारे वैक्यूल भैया का होता है, खत्म। तो हमने वैक्यूल भैया से मुलाकात की, बहुत बड़े थे, इनका घर बहुत बड़ा था। अब इनके घर के बगल में एक और भाई साहब हमें मिले जिनका नाम है प्लास्टिड्स। वेरी वेरी, बहुत प्यारा बंदा है प्लास्टिड्स। तो हमने प्लास्टिड्स से बात करना शुरू किया, तो प्लास्टिड्स ने बताया कि यार देखो, हम तो एनिमल्स में पाए ही नहीं जाते। तो प्लास्टिड्स आपके वो सेल ऑर्गेनल हैं जो दोस्तों एनिमल्स में बिल्कुल नहीं मिलते। ये आपको मिलेंगे प्लांट्स में, एंड प्लांट्स के साथ साथ एक आपका होता है यूग्लिनाइड, उनमें मिलेगा, ठीक। एनिमल्स में बिल्कुल आपको प्लास्टिड्स नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना, ठीक। ओके, प्लास्टिड्स पे अगर मैं आऊं, प्लास्टिड्स का मेन काम भी स्टोर करना होता है। अब ध्यान देना कि प्लास्टिड्स हमारे जमानों 3 तरह के होते हैं, ओके। प्लास्टिड्स के हमारे 3 बच्चे होते हैं। बस खत्म है क्लास, मतलब बायो खत्म है। फिर हम आएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पर, उसमें और आपको मजा आएगा। तो मेरे भाई प्लास्टिड्स की तरफ आप बात बताऊं आपको, तो प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक। दूसरा हमारा होता है क्रोमोप्लास्ट। तीसरा आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है भाई। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्या अंतर है भैया जी तीनों में। ओके, देखो नाम से आपको दिख जाएगा, क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट आपका वो होता है जो कि जिसमें क्लोरोफिल होता है, विच कंटेन्स क्लोरोफिल। ये वो प्लास्टिड होता है जिसमें क्लोरोफिल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें यूल फाइंड क्लोरोफिल दोस्तों, दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट हमारा। देन वी हैव क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर। तो क्रोमोप्लास्ट जो आपका होता है, इसका मेन काम क्या होता है, आपके फ्लावर्स को, प्लांट को येलो ऑरेंज रेड कलर देना। येलो रंग जो आपके प्लांट्स में होता है ना, ऑरेंज रंग होता है, रेड कलर होता है, ये सब क्रोमोप्लास्ट देता है। क्रोमोप्लास्ट में 2 चीजें होती हैं, एक कैरोटीन होता है और एक जैंथोफिल होता है, ठीक है। कैरोटीन और जैंथोफिल, ये दोनों भाई साहब हमारे हैं जिनका काम होता है कलर वाली चीजें को करना। क्रोमो का मतलब होता है कलर, ठीक है। फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट, ध्यान रखना ल्यूकोप्लास्ट आपका होता है कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट हमारा पूरी तरीके से होता है कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट के 3 बच्चे होते हैं। कुछ लोग को लग रहा होगा भैया इतने फैक्ट्स हो गए, रिलैक्स, अभी मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है इसको, ठीक है। और सब बड़े आसान है। ल्यूकोप्लास्ट के 3 बच्चे हैं आपके, एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है जी। चलो फिर से,
और तेज तेज बोलो, घर पे हो तब भी तेज तेज बोलो। एक आपका होता है प्लास्टिड, उसके तीन बच्चे क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको, राइट। क्लोरो और ये, एक सेकंड। सो ल्यूको के आपके हमारे तीन बच्चे होते हैं, एमाइलो, एलायो और एलियो, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स का मेन काम क्या होता है? प्लास्टिड्स का मेन काम आपका ये होता है चीजों को स्टोर करना, ठीक है। बट ये तीन प्रकार के होते हैं, अलग अलग रोल इनके होते हैं। प्लास्टिड्स में एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास होता है क्लोरोफिल, जो कि आपका आगे जाकर क्या करेगा? खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और मैं आपको सिखाऊंगा उधर कि कौन सी कलर के लिए मैक्सिमम होता है फोटोसिंथेसिस, कौन सी कलर के लिए मिनिमम होता है फोटोसिंथेसिस, आगे आप देखेंगे, ठीक। दूसरा, क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसके पास कैरोटीन और जेंथोफिल होता है, जिसका मेन काम होता है प्लांट को येलो, ऑरेंज, रेड कलर देना। एंड देन वी हैव ल्यूकोप्लास्ट, जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि वो कलरलेस होता है। और इसके तीन बच्चे होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। ये तीन बच्चे हमारे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के हमारे, ठीक है। अब ये याद क्या करना है कि आपके हमारे किसमें क्या स्टोर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये। तो ध्यान रखना, एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, यहां मैं लिख रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चांद, तारे, फूल और शबनम यहां मार कर लेना, ठीक है। तो पहला है आपका एमाइलोप्लास्ट। जवानों, एमाइलोप्लास्ट आपका स्टोर करता है स्टार्च को, ठीक। एलायोप्लास्ट आपका स्टोर करता है ऑयल या फैट को, ठीक है भाई। एंड देन वी हैव एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है आपके प्रोटीन को, स्टार्च का मतलब कार्ब्स होगा, ठीक है। प्रोटीन को स्टोर करेगा, ठीक। अब इसको याद कैसे रखेंगे भैया? तो अगर मैं कोई ट्रिक बनाऊं आपके लिए, हम्म, 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 कोई ट्रिक बना सकते हैं क्या? एमाइलो स्टार्च, एलायो ऑयल फैट, एलिरो प्रोटीन। एमी लव्स ऑयली प्रोटीन, एमी लव्स, एमी लव्स आलू तेल प्रोटीन वाले ल्यूकोप्लास्ट। क्या ट्रिक बनाना है क्या भाई? ठीक है, ऐसे याद कर लो। मतलब सोचो एक थाली है, ऐसे इमेजिन करो एक बहुत बड़ी थाली है, ठीक है, प्लेट है, उसमें राइस रखा या आपने स्टार्च रखा, वहां एलिरोप्लास्ट आ गया। घी रखा, मतलब मैंने आपको क्या दिया है, आप मेरे घर आए, मैं आपको पनीर, चावल और घी खिला रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको चावल दिया, राइस, मैंने आपको पनीर दिया, और उसमें मैंने घी डाल दिया ऊपर से, ठीक है, देसी घी। तो पनीर में क्या था? पनीर से आपका आ गया एलिरोप्लास्ट, प्रोटीन स्टोर कर रहा है, ठीक। राइस आपका कार्बोहाइड्रेट है, वहां से आ गया एमाइलोप्लास्ट। और घी क्या है आपका? ऑयल या फैट, एलायोप्लास्ट आ गया। तो कुछ भी कर लो, याद कर लो ये ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया दोस्तों कि आपका जो प्लास्टिड्स होता है, प्लास्टिड्स तीन तरह के होते हैं, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, उसके तीन पार्ट होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और आपका एल्यूरोप्लास्ट। अब एक किस पार्ट में क्या चीज स्टोर है, ये एक चीज अपने को ध्यान में रखना है, ठीक। चलो, प्लास्टिड्स के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि प्लास्टिड्स के पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। इसका खुद के पास डीएनए एंड राइबोसोम खुद का होता है अलग से। मतलब न्यूक्लियस के अंदर तो होगा ही डीएनए, राइबोसोम अलग से होता ही है, ईआर के पास अटैच्ड, आरईआर से अटैच होता है। लेकिन प्लास्टिड्स के पास अपना खुद का जमानो राइबोसोम और डीएनए आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और बहुत कॉमन सेंस है, अगर किसी के पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम है, तो आप खुद सोचो वो क्या क्या बना सकता है ना। वो किन किन चीजों को डेवलप कर पा रहा होगा, किन किन चीजों को बना पा रहा होगा, ठीक है। वो चीज आप खुद गेस कर सकते हैं, ठीक। चलो, तो ये आपके सारी चीजें हमारी हो गई, ओके। तो ये था आपका जवानो प्लास्टिक्स।
आगे चलो। प्लास्टिड्स के बाद फिर नंबर आता है माइटोकॉन्ड्रिया जी का। बचपन की कोई चीज याद हो ना हो, एक चीज याद है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जी तो आपके हैं जवानों, पहले बात इनको हम बोलते हैं पावर हाउस, सेल का पावर हाउस बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन होती है इनके बाहर। अभी मैं मेम्ब्रेन सब एक साथ लिख दूंगा, रिलैक्स। ठीक। जो इनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा पोरस होती है, पोरस होगी। और जो इनकी इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो फोल्डेड होती है। फोल्डेड क्यों होती है? जिससे वहां पर खूब स्पेस होता है। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म। एटीपी क्या होता है? एटीपी आपका होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कहां पे होती है दोस्तों? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। इस चीज को प्लीज ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है, ध्यान रखना। इसके पास भी खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। तो ये सवाल भी 56 बार आ चुका है कि जरा बताइए इनमें से कौन कौन ऐसा है जिसके पास खुद का डीएनए एंड खुद का राइबोसोम होता है। ये ऐसे पूछ लेगा किसके पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है। तो ऐसे सवाल जवानों आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो कृपया इस बात को बालक पार्टी ध्यान में रखना। ठीक। ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जी। आ जाओ, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं अलग अलग। आगे चलते हैं। तो एक आपका होता है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज मैं पूरा पढ़ा दूं, उसके बाद फिर मैं समराइज कर दूंगा, फिर कोई डाउट हो प्लीज पूछना। माइक्रो बॉडीज क्या है हमारे? सो माइक्रो बॉडीज को दोस्तों हम लोग साइटोस्टोम्स भी कहते हैं। इसका एक और नाम होता है साइटोस्टोम्स। साइटोस्टोम्स। ठीक। ये आपको साइटोप्लाज्म मिलेंगे और इसमें एंजाइम्स होते हैं। दे कंटेन्स एंजाइम। ठीक। ये कंटेन करते हैं एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो कि शुगर, अमीनो एसिड एंड फैट के मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं या उनके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। दे कंटेन एंजाइम्स, मैं लिख दे रहा हूं, दे कंटेन्स एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिक पाथवेज ऑफ शुगर्स, अमीनो एसिड्स एंड फैट। ये है हमारे माइक्रो बॉडीज। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। प्लांट्स में भी आपको मिलेंगे एंड ये दोस्तों आपको एनिमल्स में भी मिलेंगे। और ये नॉर्मल ऐसे विजिबल नहीं होते। इनको देखने के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको लेना पड़ेगा अगर आपको माइक्रो बॉडीज को देखना है तो। इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आपको जवानों नीड होगी अगर आपको इनको देखना है भाई साहब को हमारे तो। खत्म। राइट। तो ये सारे हमारे सेल ऑर्गन्स थे मेनली। लास्ट में मैं जितने भी सेल ऑर्गन आपको पढ़ाया हूं, किनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, किनके बाहर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, जरा मैं उसको क्लियर कर दूं। तो यहां मैं लिख रहा हूं सारे सेल ऑर्गेनल्स। ठीक। एक तरफ मैंने लिखा किसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, किसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन। किसके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन होती है और किसके बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है जी। आ जाओ देखते हैं। तो विदाउट मेम्ब्रेन किसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होगी? राइबोसोम। ध्यान रखना, राइबोसोम जो आपका होता है उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक। इसके अलावा सिंगल मेम्ब्रेन किसके बाहर होती है? लाइसोसोम के बाहर। ठीक है। वैक्यूल्स के बाहर। ओके। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर, गोल्जी अपर्चस के बाहर। इन सब के बाहर, इन सभी सेल ऑर्गन्स के बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती।
डबल मेम्ब्रेन किसके बाहर होती है? ऑब्वियसली न्यूक्लियस के बाहर तो होगी, बट इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के बाहर, यानी कि प्लास्टिड्स, ठीक है, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। इन दोनों के बाहर डबल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इनके बाहर यूल फाइंड हमारे दोस्तों डबल मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम बड़ा अजीब है, वो आपका यूकैरियोट्स में भी होगा, प्रोकैरियोट्स में भी होगा, राइट। लेकिन वो इकलौता ऐसा सेल ऑर्गेनल है, मतलब एक दो और भी हैं, बट वो हायर क्लास में आप पढ़ते हो, आपके सिलेबस के बाहर की चीज है, ठीक है। एक आपका हमारा सेंट्रियोल भी होता है, साइटोस्केलेटन होता है, बट नॉट इंपॉर्टेंट, हमारे सीडीएस और एनडीए में नहीं आता, ठीक है। तो राइबोसोम याद रखना, राइबोसोम हमारा है जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, राइट। लेकिन लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ईआर, गोल्जी, इन सब के बाहर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है। फिर एक सवाल हमारा और आता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर। एक और चीज ध्यान रखना, ये इस बार के नीट का सवाल था, ऑल्दो मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम भी। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक हमारा होता है, बट ये याद रखना, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किसको किसको हम बोलते हैं, उसमें कौन कौन आता है? इसमें आपका आएगा पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आपका आएगा गोल्जी अपेरेचस, फिर आपका आएगा लाइसोसोम, और साथ में आएगा वैक्यूल्स, बस। और कोई नहीं आता, बस ये चार आते हैं। तो हो सकता है आपके टेस्ट में सवाल ये आ जाए कि जरा बताओ इनमें से कौन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। खत्म, सेल खत्म, ठीक। अब सेल में एक चीज मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, वो है न्यूक्लियस। क्यों नहीं पढ़ाई है? बिकॉज न्यूक्लियस में अलग से पढ़ाता हूँ, बिकॉज जब मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाऊंगा तो मुझे क्रोमोसोम्स के टाइप्स पढ़ाने हैं, राइट, और वो अलग से क्लास आएगी लंबी। वहां पर आप डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, ठीक है, क्रोमोसोम, मियोसिस, मिटोसिस, इन सभी चीजों को हम एक साथ पढ़ते हैं अलग से, ठीक है। और वो हम पढ़ते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक। तो अभी हम केवल सेल का हमने बेसिक पढ़ा है। लेट मी समराइज दिस फॉर यू, उसके बाद फिर हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे विथ थोड़े से ब्रेक के बाद, ठीक है। बट पहले ध्यान सुनो। तो आज हमने ये पढ़ा दोस्तों कि आप कल हमने बेसिक देख लिया था, ठीक है। आप ध्यान सुनना। आज हमने ये देखा कि यार जो सेल हमने पढ़ा है उसके सबसे बाहर होती है सेल वॉल, और वो सब में नहीं पाई जाती, किसमें मिलती है? बस आंख बंद करो और सुनो। आज हमने पढ़ा कि जो एक सेल है, जिस जो करोड़ों होती है हर बॉडी में, उसके सबसे बाहर आपको मिलेगा सेल वॉल। लेकिन वो इंसानों में नहीं होती, वो एनिमल्स में नहीं होती, वो किसमें होती है? बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंगाई और एल्गी। बैक्टीरिया में बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, प्लांट्स में सेल्लोज की, फंगाई में चिटिन की, एल्गी में अगेन सेल्लोज और गैलेक्टन्स की। सेल्लोज को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए जो हार्बिवोरस होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस, ठीक। नेक्स्ट, फिर हम घर के अंदर गए, हमको मिला सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेलेक्टिवली परमीबल है। उसके बारे में हमने देखा कि 52% उसका हिस्सा प्रोटीन का बना होता है, 40% लिपिड, साथ में कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर बात? ओके, परफेक्ट, ठीक है जी। फ्लेक्सिबल होता है, सेमी परमीबल होता है, उसी के थ्रू डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता है, जहां पर आपने 3 टाइप के सोल्यूशन पढ़े। ऑस्मोसिस क्या था? हायर कंसंट्रेशन ऑफ पानी से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पानी, या फिर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। 3 सोल्यूशन क्लियर, आपका वो एग्जांपल क्लियर, किशमिश वाला, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम घर के अंदर गए, हमको मिलता है ईआर। ईआर के बारे में हमने देखा क्या कि आपका जो ईआर है वो चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक। उसके दो बच्चे आरईआर, एसईआर। आरईआर रफ होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम अटैच होता है, वो राइबोसोम जिसके बाहर कोई और परत नहीं होती है, वो राइबोसोम जो यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों मिलता है, वो राइबोसोम जो यूकैरियोट्स में 80s वाला होता है, प्रो में 70s वाला होता है, वो राइबोसोम जिसकी जॉर्ज पेलेडे ने खोज की थी, वो राइबोसोम जो कि आपको प्रोटीन बना के देगा। देन एसईआर में क्या होता है? ये फैट और लिपिड को बनाएंगे, ये ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करेंगे, पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करेंगे। उसके बाद पड़ोस में हमको मिलता है सिस्टम के फॉर्म में कौन? गोल्जी अपेरेचस, जो सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे। ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वो लाइसोसोम जिसको आप बोलते हो सुसाइड बैग ऑफ द सेल, जिसके पास होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो आपके फॉरेन मटेरियल को करता है डाइजेस्ट, खुद को भी खा डालता है, इसलिए इसको आप बोलते हो सुसाइड बैग ऑफ द सेल। गोल्जी अपेरेचस क्या था आपका? हमारा ये स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, इसमें हेल्प करता है। उसके बाद बगल में था वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आपका 90% तक होता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल्स में छोटा होता है, राइट। आपका इसका मेन काम होता है प्रोवाइड करना
रिजिडिटी आपके प्लांट्स में, ध्यान रखना। इसके बाद एक सिंगल लेयर होती है जिसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। इसके बगल में पड़ा था प्लास्टिड, 3 बच्चे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड एनिमल्स में नहीं होता, प्लांट्स में होता है और यूग्लिनाइड में होता है। ल्यूकोप्लास्ट के 3 बच्चे, एमाइलो, एलायो और एलिरो। एलिरो से याद रखना, ए से एलिरो और पी से प्रोटीन। कोई ट्रिक नहीं, बस बता रहा हूँ। सो एलिरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है, एलायोप्लास्ट ऑयल स्टोर करता है, एमाइलोप्लास्ट कार्ब्स को स्टोर करता है। प्लास्टिड्स और आपके हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है। ये सारे पीवाईक्यू हैं तुम्हारे। उसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन होती है आपके लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ईआर और गोल्जी के बाहर। डबल होती है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। लास्ट में भी हैव इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें 4 लोग होते हैं। कौन कौन? गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ईआर। कम अगेन, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। याद रहेगा, ईआर गोल्जी पड़ोसी हो गए, लाइसोसोम गोल्जी बनाता है, ऐसे याद रख लेना। और एक और आपका वैक्यूल्स। खत्म। दिस वाज आपका सेल, तथास्तु। सेल खत्म। कुणाल, तुम्हारे खाली एनिमल में नहीं होता ना वो। अमन, गूगल फॉर्म की टाइमिंग एक्सटेंड नहीं होगी, मैं कितनी बार बताऊं यार। एक बार जाके दोबारा मेरी वॉइस सुन लिया करो। उज्जवल ज्वाइन कर लो, जो लिंक भेजी है उससे। एलआई से इलायची हो गया और उसमें ऑयल होता है, पता नहीं भाई, तुम्हारे ऊपर है। तुम कोई भी ट्रिक लगा लो, ठीक है। जो ट्रिक आपका मन हो जमाना वो लगा लो, ठीक। एक्सप्लेन करूंगा बाद में यार। हल्का ऑमलेट बन गया, ठीक है। ट्रिक आपने बना लिया, अच्छी बात। सेमी परमिबल और सिलेक्टिवली अलग नहीं होते, सेम होते हैं। सेम चीज आप बोल सकते हो। फुल्ली परमिबल आपका अलग हो। गूगल फॉर्म कहाँ मिलेगा? ग्रुप में मिलेगा दोस्त। मैं पूरी स्लाइड भेज दूंगा, आयुष तिवारी जी, परेशान क्यों? फैट होते हैं, शहनवाज जी। चलो, क्लियर हो गया। आई कैन एक्सप्लेन एज वेल, वेरी गुड पलाश, गुड यार। स्लाइड कभी नहीं मिल जाएगी आपको, डोंट वरी। नहीं, वैक्यूल्स को कोई नहीं बनाता आकाश जी, गॉल्जी लाइसोसोम को बनाता है। चलो ग्रेट। ओके, अब बस 5 मिनट, उसके बाद फिर हम 1 घंटे पढ़ेंगे अंग्रेजी। रुक जाओ, उसको बंद करने दो।